गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोहता पीजी कॉलेज सादुलपुर। आज हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में ही। डीएनए के अब तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर वाटसन एंड क्रिक की जो संरचना है वो भी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, और हमें छोटी सी डेफिनेशन ही नहीं आती है, और या फिर हम कोई भी अजीबोगरीब आंसर लिख देते हैं और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आएँ। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आज का वीडियो बनाया है। साथ ही हम डीएनए के टाइप भी पढ़ेंगे। डीएनए के टाइप में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है 2 टाइप, एक तो है बी डीएनए और एक है जेड डीएनए। इन दोनों टाइप में हम अंतर करेंगे और कुछ और छोटी मोटी बातें। लेकिन जैसे कि अखबार में आप पढ़ रहे हो, देख पा रहे होंगे कि आज डेट आई है, तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, 27 तारीख लास्ट डेट लिखी हुई है, प्लीज़ इसको फर्स्ट टारगेट पे रखते हुए, पहली प्रायोरिटी पे रखते हुए फटाफट अपना फॉर्म फिलअप करें, नहीं आपको समस्या हो सकती है। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज का टॉपिक सुनते हैं डीएनए। डीएनए एक ऐसा टॉपिक है जो बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 12th क्लास में भी लगता है, यहाँ तक कि 11th में भी थोड़ा बहुत है। तो ये ऐसा पार्ट है जिससे आप कभी नहीं बच सकते, इसीलिए जितना हो सके इसको तैयार करके छोड़ दीजिए। ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? साइड, यहां पर वर्ड है साइड। एक है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, यहां वर्ड है न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है वो अभी जानेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डीएनए के अंदर 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, हमने चर्चा कर ली इसकी। नाइट्रोजन बेस होती है, प्लस शुगर होती है, प्लस फॉस्फेट होती है। ये 3 बेसिक कंपोनेंट जो हैं वो हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फिर न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। जहाँ तक हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड, उसमें आप पाएंगे कि बेसिकली नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बंधी हुई होती है वो पाई जाती है। फॉस्फेट इनके साइड में रह जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि आपने जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाई होगी उसमें आपको ध्यान होगा, अपन एक बार सपोज दैट एक थायमिन बना लेते हैं, तो हम देखेंगे कि इससे तीसरे नंबर के जो कार्बन है उससे शर्करा जुड़ी हुई है पहले नंबर से, अपने पहले नंबर कार्बन से। ये स्थिति हम पहले देख चुके हैं। फॉस्फेट यहाँ नहीं है। फॉस्फेट कहाँ आएगी? इसका जो सी है 5वां वो, या फिर इधर इसका जो तीसरा है उससे, लेकिन अभी है नहीं, मतलब साइड में है वो, इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मेड बाय नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोटाइड मेड बाय नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इट मीन्स न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड मेड बाय नाइट्रोजन बेस, शर्करा एंड फॉस्फेट।
और यही डीएनए की बेसिक यूनिट भी है, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं इसको, फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए का निर्माण इन्हीं से होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनेगी वही वास्तव में डीएनए होगी। चलिए और डिटेल में जाते हैं, लेकिन अब पहले बात करेंगे डिटेल से सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की। ये बेसिक डिफरेंस तो सभी को पता होता है, इतना तो हम याद कर ही लेते हैं कि नाइट्रोजन बेस और शुगर से बना हुआ न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या तब आती है जब आपको किसी पर्टिकुलर क्षार के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे एडिनोसिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए इनके न्यूक्लियोसाइड को क्या कहते हैं, क्या कहा जाएगा। तब हम थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं और इसीलिए हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है कि डिफाइन न्यूक्लियोसाइड, तो आप आंसर दे सकते हैं कि एक नाइट्रोजन क्षार और एक पेंटोज शर्करा से बनी हुई संरचना या इनके संयोजन से बनी हुई संरचना न्यूक्लियोसाइड कहलाएगी। लेकिन साथ में आपको जो मैं अब बता रहा हूँ वो भी देना होगा, अन्यथा आपका आंसर जो है वो अनकम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें कि जो भी स्ट्रक्चर है, ए से रिलेटेड, टी से रिलेटेड, जी से रिलेटेड और सी से रिलेटेड, इनमें हमें दो वर्ड देखने पड़ेंगे। जो एडेनिन है उसमें आ जाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन कैसे आएगा अभी बताऊंगा आपको। एडिनोसिन आ जाएगा, उसके बाद में जो थायमिन है उसका अलग होगा। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा साइटोसिन का, क्योंकि साइटोसिन और एडेनिन का लगभग मिलता हुआ है, तो आ जाएगा ये साइटोसिन का, सॉरी ग्वानिन का, मैंने गलत बोल दिया, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। एडेनिन और साइटोसिन का अलग है, इनको बोले थाइमिडीन, थाइमिडीन, और इसको बोलेंगे साइटिडीन, साइटिडीन। तो देखिए एडिनोसिन, थाइमिडीन, गुआनोसिन और साइटिडीन, अगर ये वर्ड लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोसाइड हैं। अब ये किससे बने हुए हैं आप सभी जानते हैं कि ये बने हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा से। तो आप लिख सकते हैं प्लस 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 और प्लस क्या, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सेम सेम सेम। अब देखिए ये स्थिति हो गई, डीऑक्सीराइबोज प्लस एडेनिन, डीऑक्सीराइबोज प्लस थायमिन, डीऑक्सीराइबोज गुआनिन, डीऑक्सीराइबोज साइटिडीन। अब यहाँ पर तो अभी हमने एडिनोसिन लिखा है, तो इन सब के पीछे हमें क्या लगाना होगा, डीऑक्सी। ये आप सभी के पीछे लगा देंगे, डीऑक्सी, एडिनोसिन, डीऑक्सी, थाइमिडीन, डीऑक्सी, गुआनोसिन, डीऑक्सी, साइटिडीन। ये हो गए आपके न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो आपको ये फंडामेंटल जो है वो याद रखना पड़ेगा, इसके बिना आपका आंसर अनकम्प्लीट माना जाएगा। हाँ, ये अलग मैं ज़रूर बोल दूँ कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियोसाइड की परिभाषा आपसे पूछ जाती है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का दिमाग किस प्रकार का है और वो आपसे क्या चाहता है आंसर में, तो वो थोड़ा पता होना चाहिए। बेसिक कॉमन सेंस है कि आपका जो सेक्शन ए है वो आ रहा है 1.5 मार्क्स का, मतलब पहले 1 का आता था और अब 1.5 का हो गया। तो 1 का मतलब हो जाता है छोटा आंसर। अब उन्होंने 0.5 अंक बढ़ाए हैं, तो ऑब्वियसली वो उत्तर भी उसी अनुसार बढ़ाना चाहते होंगे, तभी उन्होंने क्वेश्चन मतलब मार्क्स इंक्रीज किए हैं। अब पहले अगर क्वेश्चन आता न्यूक्लियोसाइड को डिफाइन करें,
तो आपका उत्तर होना चाहिए था नाइट्रोजन बेस और शर्करा से के संयोजन से बनी हुई संरचना को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बहुत सही था और आपको 1 नंबर मिल जाता है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर आप यही आंसर दो तो आपको आधा पौन या 1 नंबर देके छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि 0.5 एक्स्ट्रा जो नंबर दे रहे हैं उसको कहाँ देगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। आप नेक्स्ट इस बात को ध्यान रखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड इतना सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड हमने बेसिकली बात की कि जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें अगर हम फॉस्फेट जोड़ दें या ये कहें बराबर हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों से जो संरचना बन रही है उन तीनों संरचनाओं के संयोजन से जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर जानते हैं। सपोज दैट कोई भी मान लीजिए आप पिरिमिडिन, थायमिन हो, साइटोसिन हो, कुछ भी, तो इसके 3 नंबर कार्बन से शर्करा का जो 1 नंबर कार्बन है वो जुड़ा हुआ है। 1 नंबर कार्बन इस प्रकार से अटैच है आपके पास है और इसके 5 नंबर कार्बन से, मतलब ये 5वां है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है या 3 नंबर से। तो इसको मान लीजिए चाहे 3 नंबर को इंक्लूड कर लीजिए, एक फॉस्फेट जुड़ा होना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड की संरचना। आपके सामने बहुत ही आसानी से हमने इसको बनाया है और यही बेसिक फंडामेंटल यूनिट भी है। मतलब न्यूक्लियोसाइड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ हमने इसलिए डिफाइन किया है कि स्टार्टिंग ऐसे होती है, पहले नाइट्रोजन क्षार आता है, फिर शर्करा आती है, फिर फॉस्फेट आता है। तो पहले नाइट्रोजन क्षार ही कहलाएगा, शर्करा जुड़ते हैं उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जुड़ते हैं उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंट हो गई है लास्ट, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक जो कार्य करती है। और इसको आप स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हो। स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचना बनाने वाली। तो डीएनए की संरचना बनाने में भी और डीएनए के कार्य निर्धारण में भी ये दोनों संरचनाएं काम आती है। आप अगर डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो कि एक न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल के संघनन उत्पाद को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फॉस्फेट के संयोजन से बनी हुई संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्योंकि ये इस प्रकार से बनने वाले न्यूक्लियोटाइड जो हैं, इसको हम NU से डिनोट कर दें न्यूक्लियोटाइड, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे और जो संरचना बनेगी वो कहलाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये एक्चुअल में यही डीएनए है। तो डीएनए को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कह सकते हो। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डीएनए दोनों बिल्कुल सेम शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं इनके नाम पर। नाम क्या होगा देखते हैं। मतलब जैसे पहले कहा था अब कह रहा हूं, आंसर अभी अनकंप्लीट है, आंसर आपको अभी देना ही होगा। यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो एडिनिन है, सपोज दैट एक बार एडिनिन है क्योंकि क्षार हो गया, डीऑक्सीराइबोज है जो कि शर्करा हो गई, प्लस फॉस्फेट है। 3 चीजें हो गई, तीनों होनी चाहिए। इन दोनों से जो बना है वो तो न्यूक्लियोसाइड है और फॉस्फेट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। आपको अब ये नाम लेना पड़ेगा। तो आपको पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ना भी पूछे तो वो लिखना चाहिए कम से कम कि एडिनोसिन के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, या एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब अगर एडिनिन के स्थान पर आपको यहाँ पर थायमीन दे दे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं होने वाला। डीऑक्सी थायमीडिलिक अम्ल,
डीऑक्सी थाइमीडिलिक अम्ल। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके स्थान पर आपको सी दे दे तो कुछ भी नहीं, डीऑक्सीसाइटोडिलिक अम्ल और ग्वानो डीऑक्सी ग्वाइनेलिक अम्ल। ये तो मतलब लास्ट में आपको अम्ल वर्ड लगाना पड़ेगा, तब आपका जाकर ये बनेगा। तो इस प्रकार से हमने 2 पॉइंट बेसिकली देख लिए हैं जो कि फंडामेंटल है। छोटे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया कि इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं हम। एक पॉइंट और छोटा सा है जो कि ऐड कर देते हैं, डीएनए के टाइप। अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा अपन को। डीएनए टाइप जो है वो बेसिकली मैं आपको बीएससी लेवल का बता रहा हूँ जो आपको पूछा जाता है। वैसे तो बहुत डिटेल हो सकती है एमएससी लेवल पर भी, लेकिन एमएससी लेवल पर हमें जाना ही नहीं है। एमएससी लेवल पर हम इसलिए इसको अवॉइड करेंगे कि हम जो है इस आंसर को थोड़ा सा छोटा रखें, थोड़ा स्मॉल रखें। बी डीएनए बेसिकली इसको दो टाइप में गया, बी डीएनए और जेड डीएनए। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है भाई। पिछली बार क्वेश्चन आया कि डीएनए के टाइप का नाम लिखिए। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तब आप लिखेंगे 5 प्रकार। वो 5 प्रकार कौन से हैं? जेड, ए, बी, सी, डी, ये 5 प्रकार हैं। लेकिन आपको इन 2 पे कंसंट्रेट करना है। इन 2 के ऊपर आप मुख्य रूप से ध्यान देंगे। जहां तक हम बात करें पहले समानताएं की कर लेते हैं। क्या समानता है इनके अंदर? समानता दोनों ही डबल स्टैंडर्ड है, नो प्रॉब्लम। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। डबल स्टैंडर्ड इट मीन्स द्विकुंडलित संरचना है। प्रति समांतर है, प्रति समांतर एंटी पैरेलल, प्रति समांतर रहेगी। इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड 5' से 3' की ओर जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड 5' से 3' की ओर जाएगा। ये दोनों कॉमनली ऐसा शो करते हैं समान रूप से। इसमें ए जो है टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जी जो है वो सी के साथ बॉन्ड बनाता है, वही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और यहाँ भी सेम फीचर है, टी और जी और सी, ये इनके कॉमन एस्पेक्ट हैं, कॉमन संरचना है। लेकिन अब हम बात करते हैं इनकी असमानताओं की। बेसिकली असमानता ही इंपॉर्टेंट है, समानताएं इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कुंडलनों की, ट्विस्टिंग की। कुंडलन मतलब ये डीएनए ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है। अब आप समझ रहे होंगे 2 ही साइड हो सकती है, तो लेफ्ट या राइट। तो ये है राइट हैंडेड। क्या है? राइट हैंडेड, राइट में घूमता है। और ये है लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट में घूमता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। अब हम बात करते हैं जो टर्न है, बेसिक टर्न, उसकी लेंथ कितनी है। घुमाव जो है 1 टर्न लेंथ कितनी है? तो ये तो आपको पता ही है 34 एंगस्ट्रॉम है, 34 है। लेकिन ये कितनी है? 45 एंगस्ट्रॉम है, 45 एंगस्ट्रॉम है ये टोटल। अगर हमें लेंथ की बात की है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक टर्न जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो वहाँ कितने न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ कितने, वो तो आपको याद ही है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वहाँ कितने थे? वो थे 10 और यहाँ कितने हैं? 12। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है लेंथ बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। वो कितनी? बड़ा आसान सा है, इसका भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दे दो। तो डिस्टेंस
बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड कितनी हो जाएगी? ये तो 3.4 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? भाग देके देख लो, ये आ जाएगी 3.7 एंगस्ट्रॉम। 3.7 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये हो जाएगी। अब आती है व्यास, डायमीटर। उसका व्यास आपको पता ही है, डायमीटर ये है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना हो जाएगा? 18 एंगस्ट्रॉम, 18 एंगस्ट्रॉम। दोनों में ये भी एक अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक हम बात करें, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ ऊपर वाला पोर्शन जो आपके काम का इतना है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है आपको इसकी। आंकड़ों की बात करें तो ये अंतर जो है वो सफिशिएंट रहेगा, इतने अंतर आप याद कर लीजिए। लेकिन उसके बाद में हम जो बात करें वो है जो शर्करा और फॉस्फेट की जो स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली, ये किस प्रकार की बनती है? तो दो है, ये रेगुलर बनती है। रेगुलर का मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं रेगुलर, रेगुलर साइज जो है ना वो, और ये है जिगजैग, ये है ऐसे, मतलब बिल्कुल डीएनबी अपना जो वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसके अनुसार नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है ये। जहाँ तक हम बात करें हेलिक्स अक्ष की स्थिति, तो हेलिक्स अक्ष जो है वो 4 युग्मों द्वारा बना होता है। यहाँ पर 4 युग्मों द्वारा, बेस पेयर द्वारा, 4 युग्म या बेस पेयर द्वारा बना होता है। और यहाँ तक इसकी बात करें, हम जेड डीएनए की बात करें तो एक खांच द्वारा बना होता है, क्योंकि खांच बनी हुई है, खांच यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये मोटा मोटी ये अंतर आप लिख सकते हो। जहाँ तक हम बात करें तो अंतिम पॉइंट आप कार्य डाल सकते हो कि ये करते क्या हैं। तो बी डीएनए तो लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, सभी जीवों में आपको नियमित रूप से देखने को मिलेगा। तो ये डीएनए का जितना भी कार्य है जो हम जनरल लाइफ में पढ़ते हैं वो सारा करते हैं, और ये रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट, बस इतना ही आप ध्यान रखो। क्योंकि उसके लिए तो आप वो चार्ज नहीं करना, आप कर दो, आप कुछ भी लिखते हो, सभी कार्य करता है। जेनेटिक करेक्टर को प्रमोट करने का, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने का, और मैनी मोर। तो रेगुलर वर्क ये करता है, रेगुलर वर्क करेगा ये, लेकिन ये जीन विनिमय में भाग लेगा। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अगर आप इसको ढंग से देखें और एक एक पॉइंट पे जाएं तो। बाकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है वीडियो का, आप सिर्फ क्लिक करते हैं और वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा जो कि प्रिंसिपल साहब ने भी अपने वीडियो में कही थी कि अभी वीडियो ही स्टडी है और सिलेबस में कोई कटौती नहीं होने वाली। एग्ज़ाम वैसे होने जैसे रेगुलर होते हैं, और पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं पढ़ने वाले सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कब कॉलेज खुलेगी, लेकिन वो इंतज़ार आपका समय ख़राब कर देगा। कॉलेज में स्कूल वाला पैटर्न बिल्कुल लागू नहीं होगा। यहाँ पर जैसे स्टडी करवाते हैं, जैसे सिलेबस है वैसे ही रहने वाला है। तो कृपया करके आप अब वीडियो देखना प्रारंभ करें। जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कभी भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ज़रूर देखें, क्योंकि जितना आप इसको देखते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्लासेस के स्टूडेंट हैं, तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपके जो सीनियर हैं वो तो आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का आप कल करेंगे। थैंक यू सो मच।